कल बच्चों पिछले वीडियो में हमने बात की थी नाउन्स के बारे में, नाउन की डेफिनेशन के बारे में, नाउन के काइंड्स के बारे में। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि नाउन्स जो हैं उनके केसेस क्या होते हैं, उनके रूप क्या होते हैं। तो बच्चों नाउन के केसेस हम जब पढ़ते हैं तो हमें दिमाग में रखना है अपने कि नाउन जो है वो सेंटेंस में जब आएगा तो वो किसी ना किसी रूप में आएगा। वो अकेला थकेला या अकेले ही पड़े रहने के लिए नहीं बना है। वो सेंटेंस में जब आता है वो किस रूप में आता है वो उसका केस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? केस। तो अपन ये बोल सकते हैं कि केस जो है उसका मतलब है सिंपल भाषा में फॉर्म, और हिंदी में आप बोल सकते हो इसको रूप, कि नाउन जो है वो सेंटेंस में किस रूप में आ रहा है, वो क्या बनकर आ रहा है। और यहीं पर आपका जो है नाउन क्लोज जो हम पढ़ेंगे उसका सारा का सारा डिटेल जो है यहाँ पर इसके अंदर ही छिपा हुआ है। तो आपको ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, अटेंशन देते हुए समझना है, और इसको साथ साथ में नोट डाउन भी करना है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहली बात अपन करेंगे सब्जेक्ट केस की, जो सबसे ईजी है। सबसे ईजी क्यों है? क्योंकि नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आएगा, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आएगा, तो उसे हम सिंपली बोल देंगे कि ये सब्जेक्ट केस है। और सब्जेक्ट केस को पहचानना मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही इजी होता है। अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, यानी कि जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, तो उन सेंटेंसेस में आपको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले जो मिलेगा वो आपका क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस की बात करें तो राशि इज़ माई कज़िन। राशि इज़ माई कज़िन, राशि मेरी कज़िन है। नाउ ये हमारा जो नाउन है राशि, जैसा कि आप जानते हैं कल की क्लास से कि राशि जो है वो एक गर्ल है, और गर्ल जो है इसका मतलब वो क्या है? नाउन है। तो राशि जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इस जो है हमारा यहाँ पर क्या है? वर्ब है। क्या है? तो वर्ब के ठीक पहले मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। मैं मोस्ट ऑफ द सेंटेंस क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे या विशेष प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, उनकी बात अपन करेंगे जब चर्चा करने का विषय आएगा जब। तो अभी हम देखेंगे कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, घोषणात्मक वाक्य, उनमें सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। और नाउन जब सब्जेक्ट होगा तो उसे हम सिंपल सा नाम दे देंगे बच्चों, क्या? सब्जेक्ट केस। और याद रखना, इसको सब्जेक्टिव केस नहीं बोलेंगे। कुछ लोग गलती करते हैं ये बोलने की सब्जेक्टिव केस, तो इट्स नॉट सब्जेक्टिव केस, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट केस। When the noun is used as a subject in a sentence, it's called subject case. Clear? कोई किंतु परंतु नहीं। एक सेंटेंस में आपको और लिख देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर स्वीट। मैंगोज आर स्वीट। यहाँ पर मैंगोज दिखाई देते हैं बच्चों? यस, दिखाई देते हैं ना। तो मैंगोज नाउन है, और नाउन इस सेंटेंस में किसके पहले आ रहा है बच्चों? वर्ब के पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका केस कौन सा होगा बच्चों? सब्जेक्ट केस। तो केस कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? सब्जेक्ट केस कहलाएगा। ओके, तो अब सब्जेक्ट केस के बाद जो नेक्स्ट केस है उसका नाम है बच्चों ऑब्जेक्ट केस। लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देने वाली हो जाएंगी, थोड़ा सा ज़्यादा आपको अटेंशन देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट केस जो है, जब नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, ये बात तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पर सिंपल क्या नहीं है? यहाँ पर सिंपल ये नहीं है कि जैसे हम वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड नाउन होकर हो तो हम उसे क्या बोलते थे? सब्जेक्ट केस बोलते थे। लेकिन ठीक यहाँ पर अगर देखें तो वर्ब के जस्ट बाद वाला वर्ड 100% केसेस में ऑब्जेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जब नाउन जो है वो सेंटेंस में किस रूप में आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसे ऑब्जेक्ट केस बोलते हैं। डेफिनेशन तो उतनी ही सिंपल है जितनी कि सब्जेक्ट केस की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो इशू है वो क्या है? पहचानने का इशू है। तो फिलहाल मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ। आई यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। लाइक जो है वो वर्ब है, पसंद करना। राशि नाउन है, राशि नाउन है, पहले भी देख चुके हैं हम। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, लाइक जो है वो वर्ब है, और मैंगोज बच्चों क्या है? नाउन है। यहाँ पर राशि नाउन है। अब पहचानने के तरीके की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि यदि
वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स, आपको व्हाट और whom का आंसर दें। क्या याद रखना है आपको कि यदि आपको वर्ब के बाद आने वाला वर्ड किसका आंसर दें, व्हाट या whom। व्हाट का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, मैं आपको बता रहा था कि व्हाट का मतलब क्या होता है। और whom का मतलब होता है बच्चों किसको, whom का मतलब क्या होता है, किसको। ओके, तो जब हम वर्ब के बाद वाला वर्ड देखेंगे तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट और whom, क्या और किसको। और क्वेश्चन पूछते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड व्हाट या whom नहीं ले सकते हो, आपको इसमें भी ध्यान रखना है। आप व्हाट का प्रयोग तब करोगे जब आपको वर्ब के बाद क्या दिखे, कोई निर्जीव, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, नॉन लिविंग। क्या बोलते हो, नॉन लिविंग। और आप whom का प्रयोग तब करोगे जब आपको वर्ब के बाद क्या दिखे, सजीव। क्या दिखे, सजीव, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, लिविंग। तो अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, और हम देखेंगे कि आई लाइक राशि। राशि यहाँ पर बच्चों लिविंग है या नॉन लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है, लड़की है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, तो सजीव ही होगी। तो आई लाइक राशि, सजीव के लिए क्वेश्चन पूछना है कौन सा, whom, किसको। तो आई लाइक राशि में आई लाइक किसको, आई लाइक whom, मैं किसको पसंद करता हूँ। तो आंसर मिल रहा है क्या, आई लाइक राशि, आई लाइक राशि। आपको whom का उत्तर मिल रहा है तो आप मान लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। आई लाइक मैंगोज में, मैंगोज क्या है बच्चों, लिविंग है या नॉन लिविंग है, आपका आंसर होगा नॉन लिविंग है, क्योंकि ये सांस और डकार नहीं ले सकते हैं, आम जो होते हैं वो निर्जीव हैं। तो जब ये निर्जीव हैं तो निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट। अपने आप से व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे। तो आई लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद है बच्चों, मैंगोज। तो यहाँ पर हमें व्हाट का आंसर मिल गया। और अगर हमें व्हाट का आंसर मिल गया तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको एक ईजी तरीका बताया जो कि टेक्निकल जरूर है लेकिन याद रखने में ईजी लगेगा आपको, कि व्हाट या whom का आंसर देने वाले वर्ड्स जो वर्ब के बाद आते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं और व्हाट या whom का आंसर देते हैं। पहचानने का तरीका, डेफिनेशन की बात करें, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। सब्जेक्ट ने कोई भी काम किया या कर रहा है या किया था, उससे जो भी वर्ड, जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रभावित होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मेरा पसंद करना, आई लाइक, मेरा पसंद करना किसको प्रभावित कर रहा है, राशि को। क्यों, क्योंकि मैं राशि को पसंद करता हूँ। मेरा पसंद करना किसके ऊपर हो रहा है, राशि के ऊपर। मेरा पसंद करना किसके ऊपर हो रहा है, मैंगोज के ऊपर। तो मेरा पसंद करना प्रभावित कर रहा है राशि और मैंगो को, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, सब्जेक्ट केस के बाद सेकंड नंबर था इसका। आई होप आप लोग इसको पोस्ट करके या किसी भी तरीके से कॉपी करेंगे, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। और अब खासकर जो चीज़ें आने वाली हैं वही चीज़ें ही आपको नाउन क्लोज पढ़ने में ईजी बनाएंगी। ग्रामर जो है भले ही आपके 12th के सिलेबस में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 4 या 5 टॉपिक हैं, लेकिन याद रखिएगा कि फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली है ये। इज़ इट क्लियर। तो ये तो बात थी आपके ऑब्जेक्ट केस की। अब एक क्वेश्चन दिमाग में जो हमारे आना चाहिए वो ये कि सर क्या ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक ही हो सकता है, क्या एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आंसर है नहीं। जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, और हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हों। कितने, 2, 2। तो आपको याद रखना है एक सिंपल सेंटेंस में मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो सर आपने तो एक ही बताया, यस मैंने आपको एक ही बताया। अब मैं आपको दूसरे के बारे में बताने वाला हूँ, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसको, सेंटेंसेस को। बच्चों मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली इनको देखिएगा। उदाहरण के लिए, आई गेव रेखा अ पेन।
आई गेव रेखा अ पेन, मैंने रेखा को क्या दिया, एक पेन दिया। अपन वो नियम अप्लाई करते हैं। आई वर्ब के पहले आ रहा है, काम को करने वाला भी है, सब्जेक्ट है। गिव, गिव की सेकंड फॉर्म है, वर्ब होगी। नाउ अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक तो वर्ड है हमारे पास रेखा और दूसरा वर्ड है हमारे पास पेन। इन चीज़ों को ध्यान से समझना आप। अगर हम बात करें कि लिविंग नॉन लिविंग की, व्हाट और होम लगाने के लिए, तो रेखा तो है बच्चों लिविंग, सही है, और पेन है बच्चों नॉन लिविंग, सही है। तो अब अपन नॉन लिविंग और लिविंग पे जो अपन व्हाट और हुम वाला नियम मैंने आपको बताया था, अभी वो लागू करके देख लेते हैं। आई गेव हुम अ पेन, मैंने किसको एक पेन दिया, मैंने किसको एक पेन दिया। तो आंसर क्या है बच्चों, रेखा को। तो हुम का आंसर दे रही है रेखा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर, होम का आंसर दे रही है रेखा, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। पेन बच्चों नॉन लिविंग है, तो पेन के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट, क्या पूछेंगे, व्हाट। आई गेव रेखा व्हाट, मैंने रेखा को क्या दिया, पेन, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है। और अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये भी बच्चों क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अब ये बात तो क्लियर होगी कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में उठना चाहिए सबके, वो क्या है कि सर ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनका कोई नाम वाम भी होता है क्या। यस, इनका नाम वाम भी होता है, नाम भी होता है और वाम भी होता है। वो क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनमें से एक डायरेक्टली प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा, और एक इनडायरेक्टली अफेक्टेड होगा। कैसे होगा, इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण यही है, इसकी हिंदी करके समझेंगे हम। आई गेव रेखा अ पेन, मैंने रेखा को एक पेन दिया, मैंने रेखा को क्या दिया, पेन दिया। क्लियर। अब आप इमेजिन करिए कि जब मैंने रेखा को पेन दिया होगा तो इस दौरान क्या हुआ होगा, क्या मैं पेन को उठा के रेखा के पास ले गया हूँगा, या मैं रेखा को उठाकर पेन के पास ले गया हूँगा और पेन के ऊपर फेंक दिया होगा। तो आपको थोड़ी सी हंसी आएगी कि सर ऐसा नहीं होता, रेखा को नहीं उठाया जाएगा। यस, बिल्कुल सही है आप, रेखा को नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि उठाया जाएगा किसको, पेन को। तो मैंने जो काम किया, पेन दिया, उसमें डायरेक्टली प्रभावित कौन हुआ, डायरेक्टली काम किस पर हुआ, पेन पर। मैंने पेन को उठाया और पेन को उठा के रेखा को दे दिया। हालांकि रेखा भी प्रभावित हुई, रेखा भी अफेक्टेड हुई, क्योंकि रेखा के पास पेन नहीं था, अब एक पेन आ गया। लेकिन डायरेक्टली प्रभावित कौन हुआ, डायरेक्टली अफेक्टेड कौन हुआ, डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ पेन, और रेखा जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्टेड हुई। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं ओडी, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है। और जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है उसे हम बोलते हैं बच्चों ओ आई, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात थी कि सेंटेंस के मीनिंग को समझते हुए ये गैस करना, ये पता लगाना कि किस पे डायरेक्टली काम हुआ होगा और किस पे नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, इसका एक देसी तरीका भी है। हालांकि देसी तरीके जो होते हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 12वीं और उसके आगे के आने वाले कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं, अगर आप लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ये देसी तरीका बहुत काम आएगा। और वो ये है कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक सजीव और एक निर्जीव है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग है। क्या बोला मैंने, लिविंग और नॉन लिविंग, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्लियर। तो याद रखना है, ऐसी स्थिति में जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट होगा, नॉन लिविंग क्या होगा, डायरेक्ट, और लिविंग क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई गिफ्टेड सुमेर a brand new car. I gifted सुमेर a brand new car. मैंने सुमेर को एक बिल्कुल नई चमचमाती कार गिफ्ट दी। आई सब्जेक्ट हो गया बच्चों, गिफ्ट वर्ब होगी। अब हमारे पास सुमेर और ब्रांड न्यू कार, दो ऑब्जेक्ट्स, दो नाउन्स हमें दिख रहे हैं। आप चाहो तो पता लगा सकते हो व्हाट और हुम के तरीके से। मैंने पता लगा लिया है कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, व्हाट और हुम। आई गिफ्टेड हुम, मैंने किसको, मैंने सुमेर को कार दी। आई गिफ्टेड सुमेर व्हाट, मैंने सुमेर को क्या दिया, ब्रांड न्यू कार। अब
आप मीनिंग समझते हुए गैस करना चाहो तो कर लो, और मीनिंग समझते हुए गैस नहीं करना चाहते तो आपको मैंने तरीका बताया, जो सांस और डकार ले सकता है, जो सजीव है, सुमेर सजीव है, सजीव हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और निर्जीव हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने आपको। कितने ऑब्जेक्ट के बारे में? दो ऑब्जेक्ट के बारे में। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट तभी काम में आएगी जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे। याद रखना, एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बोलेंगे हम, वो तो है जो वही है सब कुछ। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तभी होंगे जब दो ऑब्जेक्ट होंगे। और जो हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सुमेर और रेखा, सुमेर और रेखा, इसको हम डेटिव केस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेटिव केस। तो याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। अब नाउन का जो फंक्शन है, एक सब्जेक्ट होना, दो ऑब्जेक्ट होना, और ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना, ये मैंने आपको बताया। नाउन का एक तीसरा फंक्शन जो है वो यहीं पर आपको बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट के साथ में ही। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो तीसरा फंक्शन क्या है, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। I called Ravi a fool. I called Ravi a fool. इस लाइन को और इस लाइन की एक्सप्लेनेशन को बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सारा जीवन सफल हो जाएगा आपका नाउन्स का। बस यही सब कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, और रवि और फुल हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स हैं। और वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स जो हैं वो हमने देखा था अभी कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन उसके ठीक पहले मैंने आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट हो। बताया था, याद होगा आपको? यस। तो याद रखिएगा, वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। तो हमें पता लगाना पड़ेगा व्हाट और हुम वाले तरीके से। कौन से तरीके से? व्हाट और हुम वाले तरीके से। और मैंने पूछा कि आई कॉल्ड हुम, मैंने किसको फूल कहा? मैंने रवि को फूल कहा। सही है ना? मैंने रवि को फूल कहा इस सेंटेंस में। कोई रवि हो तो बुरा मत मानना प्लीज़, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो मैंने रवि को फूल कहा, तो ये रवि जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये बाद में बात करेंगे, सेकंड का पता लगाएं पहले। तो आई कॉल्ड रवि व्हाट, मैंने रवि को क्या कहा? फूल। तो व्हाट का उत्तर भी आ गया। ये तो दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आई कि हमने व्हाट और हुम जो पूछने थे उनको पूछते वक्त ये ध्यान नहीं दिया कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। आपको बताया गया था कि व्हाट हम किसके लिए पूछेंगे? नॉन लिविंग के लिए। होम किसके लिए पूछेंगे? लिविंग के लिए। लिविंग के लिए तो हमने रवि के लिए पूछ लिया कि मैंने किसको मूर्ख कहा? मैंने रवि को मूर्ख कहा। फूल क्या होता है बच्चों? मूर्ख। और मूर्ख किसको बोलते हैं हम? किसी पत्थर को, किसी ईंट को बोलते हैं क्या? किसी टेबल को बोलते हैं क्या? नहीं। किसको बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं, लिविंग बींग्स को बोलते हैं, सजीवों को बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फूल क्या है? लिविंग। तो लिविंग के लिए क्वेश्चन कौन सा पूछना था? हुम। आई कॉल्ड रवि हुम, मैंने रवि को किसको कहा? मैंने रवि को किसको कहा? कुछ मीनिंग बन रहा है क्या? अंग्रेजी छोड़ो, थोड़ी बहुत हिंदी जानने वाला व्यक्ति भी बहुत इजीली बता देगा कि मैंने रवि को किसको कहा का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये हमें होम का आंसर नहीं दे रहा, और अगर हमें ये होम का आंसर नहीं दे रहा तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, और जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है? यस, ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, ये हम जानने वाले हैं अभी, और उससे हमें पता लगेगा कि नाउन का तीसरा फंक्शन जो है वो क्या होता है। नाउन का सेंटेंस में तीसरा फंक्शन क्या होता है वो हमें यहाँ पता लगने वाला है। ये फूल जो है, पहले तो अपन एक सिंपल भाषा में अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि ये फूल जो है इस सेंटेंस में बच्चों कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे ना, इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट बना किससे है बच्चों? कंप्लीट शब्द से। कंप्लीट वर्ड, इसका मीनिंग होता है पूरा करना।
तो कॉम्प्लीमेंट वे होते हैं जो पूरा करते हैं। क्या करते हैं? पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं, यही हमें जानना है। और इसके अलावा हमें कुछ और भी जानना है कि सर हमें कैसे पता लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है। आपने बता दिया कॉम्प्लीमेंट है, हमें कैसे पता लगेगा? आपको कैसे पता लगेगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये हमने जो नंबर लिखे थे यहाँ पे 1 एंड 2, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, सो दैट नाउ ये जो 1 और 2 नंबर लिखे हैं मैंने, उसका विशेष स्पेसिफिक पर्पस था। और पर्पस क्या था मैं बता रहा हूँ आपको वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स को नंबर देने हैं। क्या देने हैं बच्चों? नंबर देने हैं। और नंबर देने के बाद क्या करना है आपको? एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन और 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन पूछने हैं आपको। ये सुनने में लगेगा आपको बड़ा भारी भरकम काम, पर बहुत ही ईजी काम है ये। मेरे साथ ज्वाइन करें आप। एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या रवि मैं हूँ? इस सेंटेंस के अनुसार क्या रवि मैं हूँ? आई कॉल रवि फूल, मैंने रवि को फूल कहा, क्या मैं रवि हूँ? नो। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं रवि नहीं हूँ। एक नंबर के लिए क्वेश्चन भी कितने पूछने हैं? एक ही पूछने हैं। और जैसे ही पहले क्वेश्चन का आंसर नो आया, आप मान लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। नो आंसर आते ही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्यों हुआ नो आंसर आते ही, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 2 मिनट का। 2 नंबर के लिए हमें कितने क्वेश्चन पूछने हैं? 2 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से। और क्वेश्चन क्या है? क्या फूल मैं हूं? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई कॉल रवि, नहीं मैं तो नहीं हूं, मैंने रवि को फूल कहा है, तो इस पहले का आंसर नो आ गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या फूल रवि है? क्या फूल रवि है? यस, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रवि ही फूल है। यस उत्तर आया ना। अब याद रखना कि जैसे ही उत्तर आएगा, जैसे ही आंसर आएगा क्या यस, तो मान लेना कि ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों हुआ? यस उत्तर आने से। यस उत्तर आने से ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं इसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या फूल रवि है, हाँ, तो इसका मतलब रवि और फूल एक ही बात है। रवि और फूल एक ही बात है ना। दोनों को ही, दोनों जो वर्ड हैं वो रवि के लिए यूज़ किए गए हैं। रवि वर्ड भी रवि के लिए यूज़ किया गया है, फूल वर्ड भी रवि के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब मैंने रवि को कहा, क्या कहा ये क्लियर नहीं है। और क्लियर कौन कर रहा है इसमें? फूल। मैंने रवि को फूल कहा, मतलब ये पूरा कर रहा है, रवि के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो मीनिंग को पूरा करते हैं। किसके मीनिंग को पूरा करते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। किसके मीनिंग को? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने रवि को क्या कहा? फूल का। तो ये किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है? यहाँ पर रवि क्या था बच्चों? हमने पहले ही जान लिया था कि रवि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है ये। और अगर ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो इसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला वर्ड। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर है तो कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो बताइए सर। बिल्कुल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है उसको देखने के लिए शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, वह अध्यापक है। ये तो आपको पता लग गया ना कि सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? वर्ब, पहले जान चुके हैं हम। अब इसके बाद वर्ड कितने आ रहे हैं? अब आर्टिकल जो होते हैं ए एन दी, उनको हम अलग से नहीं काउंट करते हैं, उनको हम टीचर के साथ ही काउंट करेंगे। कितना नंबर दिया इसको? 1 नंबर दिया ना। और जब हमने इसको 1 नंबर दिया तो क्वेश्चन भी कितने पूछेंगे? 1 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या टीचर शी है? क्या टीचर शी है? यस और नो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? यस, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग शी तो टीचर है। यस उत्तर आते ही क्या मान लिया इसको हमने? कॉम्प्लीमेंट मान लिया। लेकिन ये किसको पूरा कर रहा है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था क्या? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ये किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है? शी के। आप चाहो तो यहाँ पे हाथ लगा के देख लो। शी इज़ क्या? शी इज़ क्या? कुछ भी नहीं पता लगेगा हमें जब तक कि यहाँ पर टीचर लिखा हुआ नहीं होगा। तो शी इज़ टीचर, टीचर वर्ड जो है वो शी के मीनिंग को पूरा कर रहा है। और शी क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में? आप देख रहे हैं शी ये सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे।
यानी कि सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने वाला वर्ड। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, आगे आने वाले वर्ड को 1 नंबर दिया, और 1 नंबर दिया तो क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं टायर्ड हूँ? यस, मैं ही तो टायर्ड हूँ भाई, और कौन टायर्ड है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? ये सब्जेक्ट के मीनिंग को। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया नाउन सब्जेक्ट के रूप में आती है, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी तो वो 2 तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके अलावा नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में टीचर नाउन है, ऊपर वाले सेंटेंस में फूल नाउन था, है ना। हालांकि टायर्ड जो है वो आपको सीधा सीधा नाउन नहीं लग रहा होगा, ये क्योंकि टायर वर्ब से बना है। इसके बारे में बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की बात जब चलेगी। तो आपको याद रखना है कि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। क्या बन सकता है? कॉम्प्लीमेंट। और इस कॉम्प्लीमेंट के हम 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जहां पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इनसे। ये बहुत इजी सेंटेंस थे। वी पेंटेड द हाउस रेड। वी पेंटेड द हाउस रेड। हमने घर का रंग कैसा किया? लाल किया, या घर पे लाल पेंट किया, रेड पेंट किया। सब्जेक्ट हो गया बच्चों, पेंटेड वर्ब होगी, हाउस पहला वर्ड, रेड दूसरा वर्ड। क्वेश्चन पूछ लो अपने आप से, इजी। क्या हाउस हम हैं? क्या मैं या जो 2-4 लोग और थे मेरे साथ वो हाउस है क्या, या अलग अलग हैं? आंसर आएगा अलग अलग हैं। अगर ये अलग है तो आंसर क्या आया? नो आया ना। और जैसे ही नो आंसर आता है तो हम क्या मान लेते हैं बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट है। और वैसे भी वी पेंटेड व्हाट का आंसर भी मिल रहा है हमें यहाँ पे। हमने क्या पेंट किया? हमने घर पेंट किया। 2 नंबर के लिए, क्या हम रेड हैं? क्या हम रेड हैं? क्या नो, वी आर नॉट रेड इन दिस सेंटेंस। वैसे कैसे भी होंगे, लेकिन इस सेंटेंस में हम रेड नहीं हैं। देन व्हाट इज रेड? दूसरा क्वेश्चन, क्या रेड हाउस? यस, हाउस को तो रेड किया हमने, तो इसका मतलब यस आंसर आ गया। यस आंसर आते ही ये क्या हो गया बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये यस किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए आया था या ऑब्जेक्ट के लिए? हाउस के लिए यस आया। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके। इसी तरह से मैं बोलूं कि शी फाउंड द बॉय डेड। शी फाउंड द बॉय डेड। शी सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, बॉय नंबर 1, डेड नंबर 2। पहचानने के लिए मैं नंबर लगा रहा हूं सिर्फ, ताकि आप लोग पहचान सकें। 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन, क्या शी द बॉय है? शी द बॉय एक ही बात है। नो, शी तो कभी भी बॉय नहीं होती ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग कभी भी शी वर्ड बॉय के लिए यूज नहीं होता। तो इसका मतलब नो आंसर आ गया पहले ही, और नो आंसर आ गया तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या डेड शी है? शी डेड है? नो, शी ने तो पाया किसको? लड़के को डेड, मरा हुआ, तो इसका मतलब नो आ गया। लेकिन क्या डेड द बॉय है? यस, उसने बॉय को ही डेड पाया था, और उसने बॉय को डेड पाया है, तो इसका मतलब यस उत्तर आ गया। और यस आंसर आते ही हम मान लेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए? तो आंसर ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो कॉम्प्लीमेंट भी किसका माना जाएगा? ये ऑब्जेक्ट का माना जाएगा बच्चों। तो मेरे हिसाब से एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न्ड, आप लोगों को नाउन का सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में मैंने आपको यूज़ बताया। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, विशेष रूप से अगर आप क्लॉजेस को समझना चाहते हैं तो। और बस थोड़ी ही देर में हम जो है क्लॉजेस पढ़ना भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नाउन के आखिरी केस की बात कर लेते हैं। हमने नाउन के अभी तक सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस की बात की। ऑब्जेक्ट केस में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा, ज़रूरी था बिकॉज नाउन क्लोज पढ़ने के लिए। तो आगे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट केस की, जिसका नाम है बच्चों पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पजेशन वर्ड से बना है। किससे बना है? पजेशन। और पजेशन का मतलब क्या होता है? संबंध या अधिकार।
आपके पास कोई चीज़ है ना, या आप उसके मालिक हैं, तो उसके लिए अपन वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, पोजेशन। तो इसीलिए वे नाउन के वे रूप जो संबंध या अधिकार बताएं कि ये चीज़ मेरी है या इस चीज़ पर मेरा अधिकार है, वो रूप जो होंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, पजेसिव केस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पजेसिव केस। चलिए देखते हैं कि पजेसिव केस जो होते हैं ये पजेशन यानी कि अधिकार या रिलेशन यानी कि संबंध प्रकट करते हैं किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, किसी एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु से, व्यक्ति वस्तु दोनों में से कोई भी चीज़ होती है। इंग्लिश में नाउन्स के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी ये जो निशान होता है ऊपर की तरफ लगता है, इसे नाम दिया गया है क्या है, अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस का प्रयोग करते हैं पजेसिव केस बनाने के लिए। नाउन का अपने आप में कोई पजेसिव केस नहीं होता है जैसा प्रोनाउन का होता है। आपके सिलेबस में प्रोनाउन है नहीं और नाम पढ़ते, लेकिन नाउन का पजेसिव केस हम बनाते हैं क्या करके, अपॉस्ट्रॉफी लगा के और प्लस एस लगा के। एग्जाम्पल, दिस इज रवीज बुक, ये रवि की किताब है। का के की का भाव आता है इसमें, तो ये रवि की किताब है, तो रवि का बुक पर अधिकार बताया गया है कि बुक जो है किसकी है, रवि की है। आई एम हरीज कजिन, मैं हरी का कजिन हूँ, या मैं हरी की कजिन हूँ, लड़की बोलेगी तो, बिकॉज कजिन जो होता है वो एक न्यूट्रल जेंडर वाला वर्ड है, मतलब कजिन लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। आप ये गलती मत करना कि मेरी कजिन सिस्टर आई है, मेरा कजिन ब्रदर आया है, ऐसा नहीं होता है। मेरा कजिन आया है या मेरी कजिन आई है, और पूरी अंग्रेजी बोलेंगे तो सबसे बढ़िया है, माई कजिन इज़ हियर, अपने आप लड़का लड़की पता लग जाएगा सामने वाले को। नाउ हरी का कजिन, हरी का कजिन, हरी से मेरा रिलेशन क्या है। तो पजेसिव केस वे होते हैं बच्चों जो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध या अधिकार बताते हैं, प्रकट करते हैं। क्लियर। ना आपको एक बात छोटी सी याद रखनी पड़ेगी कि ये जो पजेसिव केस है इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, उनके साथ हम सामान्यतः अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ सामान्यतः अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना है। तो आपने कभी किसी को बोला ना कि माई टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, माई टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा बच्चों, गलत होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे टेबल की टांगें टूट ही नहीं सकती। टूट सकती हैं भाई, टेबल की टांगें हैं, लकड़ी की हैं, लोहे की हैं, टूट जाएंगी ना। जो बना है इस दुनिया में वो ख़त्म भी हो सकता है। तो अगर आपको टेबल की टांगें तोड़नी है एक सेंटेंस में, तो कैसे तोड़ेंगे आप क्या करेंगे, लेग्स को पहले ले आएंगे, टेबल को बाद में, और बीच में क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, ऑव या अव, है ना, ऑफ नहीं। तो द लेग्स ऑफ माई टेबल आर ब्रोकन, मेरे टेबल की टांगें टूट गई हैं। ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा सामान्यतः नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। पर अंग्रेजी में सब नियम इतने आसान हो, सर ने बता दिया कि नहीं करते हैं, मतलब क्लियर, तो बहुत आसान हो जाएगा मामला। यहाँ पर अपवाद, एक्सेप्शंस मिलते हैं, बट मिलते हैं बहुत सारे, यहाँ पर भी बट है कि आपको कोई टाइम और मेजरमेंट, नाप तोल या समय बताने वाला वर्ड हो, नाप तोल या समय बताने वाला वर्ड हो जो नॉन लिविंग हो, क्योंकि मैंने बताया आपको नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना, लेकिन ऐसा कोई वर्ड जो टाइम और मेजरमेंट बताए, समय और नाप तोल बताए, तो नॉन लिविंग होने के बावजूद भी हम उसके साथ क्या लगा सकते हैं बच्चों, अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू 1 ईयर्स टाइम। ईयर जो है इसका हिंदी में उच्चारण होता है बच्चों, याद रखना, ये बहुत गड़बड़ करते हैं, इट्स कॉल्ड ईयर, ईयर नहीं, ईयर ये कान वाला नहीं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल जब लगाने होते हैं हमें ए या एन, तो अक्सर देखा गया है कि ईयर के पहले लोग क्या लगा देते हैं, एन। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसका उच्चारण ये है या ऐसा कुछ, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका उच्चारण ईयर होगा, य होगा, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, ये आएगा, अ ईयर। तो यहाँ पर आई कैन गिव यू 1 ईयर्स टाइम, ये सही सेंटेंस है। ही लिव्स एट 1 माइल्स डिस्टेंस, ईयर और माइल दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग है।
लेकिन दोनों ही क्या है, समय या नाप तोल बताने वाले वर्ड हैं। और समय और नाप तोल बताने वाले वर्ड्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो बात थी बच्चों नाउन के केसेस की, जो आपको डायरेक्टली सीधे काम आने वाला है नाउन क्लॉजेस पढ़ने के लिए। और इससे जस्ट नेक्स्ट जो क्लास आपको मिलने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लॉजेस की, नाउन क्लॉजेस की, एडवर्बियल क्लॉजेस की, एडजेक्टिव क्लॉजेस की और रिलेटिव क्लॉजेस की। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।